आज हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 18 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया है और बेलन की ऊंचाई दिया गया है इतना, ठीक है। तो इसके आधार का व्यास क्या है, तो जो बोला गया है पहले उसको हम लोग को लिख लेना है। तो क्या दिया गया, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग को लिख लेना है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और ये कितना दिया गया है, तो ये 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना दिया गया है। और हम लोग को पता है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये हो जाता है 2πr/h, क्लियर है। और ये हम लोग को 110 है। अब 2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग को पता ही होता है कि 22/7 है। और आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है, हम लोग को व्यास फाइंड करने बोला गया है। तो व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर डी। तो डी इज इक्वल टू 2r होता है, क्लियर है। ये आपको माइंड में रखना है। तो डायरेक्टली हम लोग डी नहीं फाइंड कर सकते, हम लोग आर फाइंड कर सकते हैं। तो आर यहाँ से निकाल लेंगे, तो आर रहने देते हैं। और एच हम लोग को दिया गया है, ऊंचाई दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे 110, देखिए ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो आंसर हम लोग का सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 110 और 7 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। और 22 और 2 ये सब डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर है। अब r इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, क्लियर है। अब इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग को डायमीटर पूछा गया, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। d इज इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू आर का वैल्यू 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 7। तो 7 सेंटीमीटर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है पाई चार्ट चैप्टर से लिया गया है। तो हम चैप्टर का नाम इसलिए बता रहे हैं ताकि उस चैप्टर को आप लोग क्लियर कर सके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। इसमें दिया गया है, नीचे दी गई तालिका, ये तालिका मतलब यही चार्ट है, 5 विषयों में से 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, ठीक है। ये सब अंक को दर्शाता है। ये 4 गो छात्र है, P1 P2 P3 और P4, ये सब छात्र है। और ये सब विषय है, S1 ये सब विषय है, S1 से S5 तक सब्जेक्ट लिया गया है। और ये सब में नंबर है, क्लियर है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है, जैसा कि हम लोग का स्कूल में भी रहता है 100 मार्क्स का, उसी तरीके का है। तो यहाँ पूछा गया S5 तथा S2 के विषयों के लिए प्रति छात्र औसत अंकों में क्या अंतर है, ठीक है। तो S5 के लिए क्या अंक होगा वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, और S2 के लिए क्या अंक होगा उसको निकाल लेते हैं, फिर उसका औसत फाइंड कर लेंगे, फिर उसका अंतर कर लेंगे, क्लियर है। औसत का अंतर बोला गया है प्रति छात्र, तो पहले हम लोग S5 का निकाल लेते हैं औसत, क्लियर। तो S5 के लिए तो देखेंगे S5 ये है, और प्रति छात्र औसत, तो प्रति छात्र मतलब क्या, एक एक छात्र जो है कितना कितना नंबर लाया है, तो 85 लाया है एक जन 70, 66 और 62। तो ये सबको हम लोग को लिख लेना पड़ेगा और सबको हम लोग ऐड कर करके लिखेंगे। अब ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि औसत निकालने का ये फॉर्मूला ही होता है, सभी संख्याओं का योगफल बटा में कुल संख्या। तो संख्या तो 4 गो है, तो 4 गो संख्या का योगफल कर दिए, और बटा में कुल संख्या के गो होगा, तो 1 2 3 4 गो संख्या है तो 4 ही हो गए यहाँ पे, क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस सबको ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो 283 आएगा और डिवाइड बाई 4। अब 4 से इसको डिवाइड अभी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दे देते हैं। अब S5 का जैसे हम लोग निकाले उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, S2 का भी सॉल्व कर लेंगे। तो S2 का भी सॉल्व कर लेते हैं। तो S2 का एवरेज कैसे निकालेंगे, ये सबको फिर ऐड करना पड़ेगा। तो कितना दिया गया, S2 में 62 है, फिर 52, 72 और 37 है, 4 गो है इसमें भी, तो 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो इसका औसत निकलेगा। ये सब हम लोग औसत निकाल रहे हैं। ये S5 का एवरेज निकला औसत, और ये S2 का एवरेज निकाल रहे हैं। इसको ऐड करेंगे हम लोग 223 डिवाइड बाई 4, तो इसको भी ऐसे ही रहने दे देते हैं। अब देखिए ये दोनों का औसत का क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है औसत का अंतर बोला गया है। S5 और S2 के विषयों के लिए प्रति छात्र औसत अंकों में क्या अंतर है, मतलब ये दोनों का अंतर पूछा गया है। तो S5 का औसत इतना हो गया और S2 का औसत इतना हो गया, और अंतर मतलब हम लोग को पता ही है, अंतर मतलब घटाना पड़ता है, तो इससे इसको घटा देते हैं। तो 283/4 S5 का लिखिए, फिर घटाएंगे 223/4, ये 23 है, क्लियर है, 223। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो 4 ही आएगा। अब 283 माइनस 223, अब इससे इसको घटा देंगे हम लोग तो आएगा 60 और डिवाइड में 4, तो 4 से ये 15 बार में कट जाएगा। तो एवरेज का अंतर कितना आया, 15, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है मोहित 3 रुपया प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपया प्रति अंडे की दर से अंडा बेचता है, तो 35 अंडा बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से लिया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 35 गो अंडा वो बेच रहा है तो कितना उसको प्रॉफिट होगा ये पूछा गया है। तो हम लोग 1 गो अंडा बेच के जितना परसेंट प्रॉफिट होगा और 35 गो अंडा बेच के जितना प्रॉफिट होगा दोनों इक्वल होगा। परसेंटेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, मतलब परसेंटेज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 गो बेचे चाहे फिर 10 गो बेचे। तो देखिए वो क्या कर रहा है, 3 रुपया प्रति अंडे की दर से खरीदता है। प्रति मतलब 1 गो अंडा, तो 1 गो अंडा वो कितना 3 रुपया में खरीदा। तो खरीदा मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस हो गया 3 रुपया। अब 5 रुपया प्रति अंडे की दर से उसे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपया। और ये सब क्या है, एक एक अंडा का दाम है। 1 गो अंडा वो 3 रुपया में खरीदा और 1 गो अंडा 5 रुपया में बेचा। तो सोचिए, आप खुद सोचिए, आप खुद अगर 3 रुपया में कोई अंडा खरीदिएगा और उसे 5 रुपया में बेच दीजिएगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो बोलिए कि 2 रुपया प्रॉफिट होगा। लेकिन अब प्रॉफिट नहीं पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो 2 रुपया प्रॉफिट होगा। कितना से आप कितना पैसा लगाए हैं, तो 3 रुपया लगाए हैं। कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे लिखना है। अब ये भिन्न बन गया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर देना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो 2 × 100 हो जाएगा, 200 डिवाइड में 3। अब इससे इसको कैलकुलेट हम लोग अगर करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 66.66। कितना परसेंट। क्लियर है, 35 अंडा का भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज इतना ही आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है यहाँ पे। बहुत कोई क्या करेगा कि 35 अंडा लेके कैलकुलेट करेगा, तो ऐसा हम लोग करने जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, एक ही गो अंडा लेके क्लियर कर देना है इसको। तो आंसर हम लोग का इतना हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क चैप्टर से लिया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुका है और बहुत चांस बन रहा है कि आने वाले एग्जाम में अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन लिया गया तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को हम लोग सेकंड में सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो पी जो है एक दिन में 2 घंटा ही काम कर रहा है तो 10 दिन में पूरा हो रहा है। क्लियर है, तथा एक दिन में 5 घंटे काम करके क्यू समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्यू भी काम कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, एक दिन में 5-5 घंटा काम कर रहा है तो 6 दिन में पूरा हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा घंटा काम कर रहा है तो जल्दी कंप्लीट होगा काम। अब ये बोला गया है कि एक दिन में 3 घंटे कार्य करके पी तथा क्यू दोनों मिल करके समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे दोनों मिल करके तो बोला गया है, लेकिन एक दिन में 3-3 घंटा ही लोगों को काम करना है, उससे ना ज़्यादा काम करेगा ना ही कम काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पे एक दिन में 3 घंटा काम करेगा, 3 घंटा का दोनों का फाइंड कर लेना है कि 3 घंटा में ये अकेले कितना काम करेगा और क्यू जो है 3 घंटा में अकेले कितना काम करेगा, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 घंटा पूछा गया है इसीलिए 3 घंटा का दोनों का अलग अलग करके फाइंड करेंगे। तो पी का देखिए 2 घंटा काम कर रहा है 10 दिन में, तो 2 घंटा 10 दिन में काम कर रहा है तो 3 घंटा में क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। कुछ करना नहीं है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें और ये 3 घंटा बोला गया इसको डिवाइड में लिखना है। क्लियर है, तो इसका काम निकल के आ जाएगा पूरा काम 3 दिन का, मतलब 3 दिन का नहीं, 3 घंटा काम कर रहा है तो एक दिन में उसका काम निकल के आ जाएगा पूरा। कितना हो जाएगा 10 दूने 20/3, इतना लगेगा उसको, इतना दिन। अब ये अगर करेगा तो इसके लिए कितना है, ये 5 घंटा काम कर रहा है 6 दिन, तो 5 × 6 कर देना है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 5 × 6 करना है और 3-3 घंटा चाहिए तो नीचे 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 5 दूने 10 हो जाएगा। तो पी के लिए इतना आ गया और क्यू के लिए इतना आ गया। अब आप लोगों को पता ही है दोनों मिल करके जब करता है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें, फिर डिवाइड में क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। मिलाने से मतलब क्या है, ऐड कर देंगे, 20/3 प्लस में 10। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200/3 है तो 3 लिख देते हैं, फिर डिवाइड है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 = 30 और 20 50/3 हो जाएगा। और नीचे में 3 इसमें भी है और इसमें भी है तो काट देते हैं। तो क्या बच गया हम लोग का, 200/3 बच गया। ठीक है, 200/50 बच गया। अब देखिए 50 का टेबल में ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 दिन जो है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आप लोग को माइंड में इतना ही लाना है कि यहाँ पे कितना घंटा बोला गया है। यहाँ पे 3 घंटा बोला गया है इसीलिए हम लोग 3 घंटा का इसको भी फाइंड कर लेना है और 3 घंटा का इसको भी फाइंड कर लेना है। फिर आप लोग को प्रोसेस पता ही है,
एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, यही वाला यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग पुट किए हैं। देखिए एक्स इंटू वाई कर दिए, एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, क्लियर है। अब इसको सॉल्व किया हम लोग का आंसर आ गया 4 दिन, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से लिया गया है, क्लियर है। और आप लोग एक काम करिए कि स्पीडी मैथ बुक को आप लोग सॉल्व करिए, उस बुक में जो जैसा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है उसी टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे, बहुत ही ज्यादा चांसेस बनता है। तो स्पीडी मैथ बुक को आपको सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर मैंने स्पीडी मैथ बुक को पूरा कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपको उसमें मिल जाएगा, मतलब सेम टू सेम नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा परसेंटेज चैप्टर में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलता है और वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। 24% अंक मिला लेकिन 56 अंक कम होने के कारण वो फेल हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक होते हैं, क्लियर है। इधर देखिए अधिक बोल रहा है और इधर क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। 56 अंक कम मिला, ठीक है, 56 अंक से वो फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 56 अंक उसको कम मिला है तभी ना फेल हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड्स में। क्या करेंगे, परसेंटेज का डिफरेंस करेंगे। तो 24 और 60 इसका डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस मतलब क्या, बड़ा से छोटा को घटा देना है। तो 60 से 24 को घटा दीजिए, मतलब 60% से 24% को घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 36%। और अंक को ऐड कर दीजिए, 56 और 70 इसको ऐड कर देना है। इतना ही माइंड में रखना है कि परसेंटेज में जो रहेगा उसको डिफरेंस करेंगे और जो नंबर रहेगा उसको ऐड करेंगे, क्लियर है। इसको ऐड करेंगे, तो ऐड अगर करेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, 126 हो गया। अब लिख सकते हैं हम लोग 136 बराबर इतना, 136 मतलब 36% बराबर इतना, 136 नहीं है 36 है, तो 36 बराबर इतना। तो अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक कितना रहता है, 100%। तो 100% इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको नीचे में उतारेंगे, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हम लोग का 350 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करते हैं। ये माध्यिका से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, बहुलक माध्य माध्यिका बोल के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, छोटा टॉपिक है एकदम, तो उससे एक क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया, माध्यिका फाइंड करने बोला गया है और सिंपल सा कुछ नंबर्स दिया गया उसका माध्यिका। तो माध्यिका मतलब क्या होता है, इसको पहले हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ता है, मतलब आरोही क्रम में छोटा से बड़ा के रूप में लिखना पड़ता है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, तो देखेंगे 2 है, तो 2 सबको लिख लेना है। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 बार है लिख देना है। फिर 3 है 2 बार, तो 3 लिख देंगे। फिर उससे बड़ा क्या है, तो 4 है, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटा से बड़ा के रूप में लिख देना है। तो 4 के बाद देखेंगे तो 5 है यहाँ पे, फिर 6 है और 7 है, जैसा है वैसे लिख देना है। फिर काउंट कर लेंगे कि गलत तो नहीं लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो इसमें भी मिला लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा नंबर लिखा गया है। अब माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, तो बीच वाला कितना होगा, तो 1 2 3 4 इधर से 4 गो हो गया, 1 2 3 4 इधर से 4 गो हो गया, मतलब ये दोनों के जो बीच में होगा वही बीच वाला होगा। तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा, तो 3.5 होगा, क्लियर है। और अगर डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सके 3 और 4 के बीच में, हम डायरेक्टली जैसे बोल दिए कि 3.5 होगा, फिर 4, जैसे होता है ना 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5 4 4.5 ऐसे बढ़ता है। तो इसमें देखिए देख के पता चल जा रहा है। अगर आप लोग फाइंड नहीं कर सके देख के तो क्या करिएगा, दोनों को ऐड करिएगा, 3 + 4 बटा में 2 कर दीजिएगा। तो 3 और 4 7 बटा 2 कितना होगा, 3.5 ही होगा, क्लियर है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एफ अकेले एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तथा जी अकेले एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो जो बोला गया उसको लिखना है। एफ क्या कर रहा है, ये 24 दिन में अकेले कर सकता है और जी जो है 32 दिन में अकेले कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, एफ तथा जी मिलकर के काम को आरंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। जी जो है 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा गया है, क्लियर है। तो देखिए हम मान सकते हैं कि कुल काम को पूरा होने में, मान लेते हैं कि x दिन में पूरा काम हुआ है, क्लियर है। कुल काम जो है x दिन में पूरा हुआ है, तो x दिन तक काम कौन किया होगा, तो जो काम नहीं छोड़ा है वो। थोड़ा सा समझिए, f और g मिल करके काम शुरू करते हैं,
परंतु जी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो हम अगर मानते हैं कि पूरा काम जो है 8 दिन में पूरा हो रहा है, सॉरी पूरा काम जो है x दिन में पूरा हो रहा है, तो 32 दिन में से, ठीक है, 32 दिन में से ये कितना दिन काम किया होगा, x दिन तो नहीं किया होगा। f जो है ये 24 दिन में से x दिन काम किया होगा, क्योंकि टोटल x दिन में अगर काम पूरा हुआ है तो ये x दिन काम में लगा हुआ था। क्लियर है, टोटल दिन तक ये काम में लगा हुआ था f, तो 24 दिन में से x दिन तक ये काम में लगा हुआ था। लेकिन ये g जो है 8 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो x टोटल अगर दिन था तो उसमें से 8 दिन हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, अब ये दोनों मिल करके काम कर रहा था, और कितना काम करता है, तो एक दिन एक काम करता है पूरा। क्लियर है, ये दोनों मिल करके जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, तो एक वो काम करेगा कोई, तो यहाँ इसलिए एक लिखा गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 24 और 32 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा 96। अब इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 और इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो इसको हम लोग 4x हो जाएगा प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7x माइनस 24 इज इक्वल टू 96, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब 7x इज इक्वल टू ये 96 और इधर ये जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 120 और ये डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा 7। तो x क्या था, पूरा दिन कितना टाइम लग रहा था पूरा काम को होने में, तो पूरा काम को होने में 120/7 दिन लग रहा था, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एवरेज चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विद्यार्थियों की औसत आयु a है, तो विद्यार्थी है, ठीक है, कुछ विद्यार्थी है और इसका औसत आयु दिया गया है, हम लोग को औसत दिया गया है, तो औसत कितना है, तो a है। अध्यापकों की औसत आयु b है और अध्यापक है, और उसका एवरेज जो है वो दिया गया हम लोग को कितना, b है, यही हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंडीशन दिया है विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। विद्यार्थियों की जो संख्या है वो अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, तो अध्यापक अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, क्योंकि इसका 45 गुना है विद्यार्थी। अब हम लोग को एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा दिया जाए, औसत हम लोग को दिया जाए, तो योगफल हम लोग फाइंड कर ही लेंगे। क्लियर है, योगफल फाइंड कर लेंगे। योगफल मतलब क्या, टोटल, कुल। तो योगफल हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। औसत को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का योगफल निकल के आ जाता है, तो 45x इंटू ए कितना हो जाएगा, 45x ए हो जाएगा। उसी तरीके से इसका भी योगफल निकाल लेंगे, तो x इंटू बी कितना हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिला करके दोनों का औसत आयु क्या है, तो ये दोनों को मिला करके एवरेज पूछा गया है, तो दोनों को मिला दीजिए। तो यहाँ 45 जन है, यहाँ पे 1 जन है, 45x और x कितना हो जाएगा, 46x हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल ऐड कर दीजिए, तो 45xa प्लस xb इतना होगा। क्लियर है, ये दोनों को ऐड कर दिए और इधर भी ऐड कर दिए, टोटल हो गया। अब और एक चीज माइंड में रखना है, जैसे कि औसत से योगफल निकाले तो मल्टीप्लाई कर दिए, उसी तरीके से योगफल से जब औसत निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। तो योगफल इतना हम लोग को पता है, कितना है, 45x प्लस xb इतना है, और इससे हम लोग औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए दोनों में x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 45 से फिर प्लस x कट जाएगा तो b बचेगा, डिवाइड में 46x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बचा, 45a प्लस b बाई 46 इतना ही है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जब भी हम लोग औसत से योगफल फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और योगफल से औसत निकालेंगे तो डिवाइड करना है। क्लियर है, औसत से योगफल मल्टीप्लाई, औसत और योगफल से औसत डिवाइड। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।